आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो कि आपके यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हम लोग सीधे जो है क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में मूल अधिकारों का एक प्रस्ताव पास किया था। तो आपको बताना है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र, सत्र मतलब अधिवेशन, जो अधिवेशन होता था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार मतलब जो मौलिक अधिकार होते हैं ना जो हमारे संविधान में है, तो मौलिक अधिकारों का एक प्रस्ताव पास किया गया था। तो प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन जो कि वर्ष 1931 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी में जो है पहली बार अपना जो मौलिक अधिकार है उसके संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया। यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 29 मार्च 1931 को, 29 मार्च में हुआ था। अमूमन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है वो दिसंबर में हुआ करता था। अभी भी आई थिंक दिसंबर में ही होता होगा। तो लेकिन ना जो 1931 में चूंकि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको स्वीकृति देनी थी, इसीलिए जो है 29 मार्च 1931 को यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इसके कुछ ही दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दी गई थी, तो ध्यान रखेंगे। तो कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकारों का एक प्रस्ताव पास किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। तो आंसर हो जाएगा आपका स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सुल्तान की तुलना मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब से की जाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस सुल्तान की तुलना एक तरफ अकबर से की जाती है और दूसरी तरफ औरंगजेब से भी। दोनों, औरंगजेब और अकबर दोनों जो हैं बिल्कुल विपरीत हैं। अकबर जो है जहां एक तरफ धार्मिक रूप से सहिष्णु है, वो जो है ना सबको साथ में लेकर के चलने वाले रहे हैं अकबर, वहीं जो औरंगजेब है उसको जो है धार्मिक रूप से कट्टर माना गया है, धर्मांध माना गया है औरंगजेब को। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक सुल्तान हुआ जिसको कि अकबर और औरंगजेब दोनों से उसकी तुलना की गई। तो कौन है ये? तो ये है तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह की तुलना जो है ना औरंगजेब से की जाती है, साथ ही साथ अकबर से की जाती है। तो कुछ बातें आप लोग ध्यान रखना। देखिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक था धार्मिक मामले में काफी कट्टर था और धार्मिक मामले में इसकी धर्मांधता के कारण इसको जो है सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश का शासक था, वो भी जो है धर्मांध शासक था, काफी कट्टर था औरंगजेब की तरह। तो सिकंदर और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है धर्मांधता के मामले में फिरोज शाह तुगलक को। किसने ये कहा है? तो एक इतिहासकार है डॉक्टर आर सी मजूमदार। डॉक्टर आर सी मजूमदार, इन्होंने जो है जो फिरोज शाह तुगलक है उसको औरंगजेब और सिकंदर का अग्रगामी कहा धर्मांधता के मामले में, डॉक्टर आर सी मजूमदार। वहीं अकबर से तुलना करने वाले जो इतिहासकार हैं वो है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट, इलियट। उसके बाद दूसरा नाम याद रखेंगे एल फिंस्टन। एल फिंस्टन, एल फिंस्टन। तो ये दो लोग, हेनरी इलियट और एल फिंस्टन, ये दोनों जो हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो जनहितकारी कार्य करवाए गए थे उसके आधार पर फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ना कुछ जनहितकारी कार्य भी करवाए थे, काफी सारे, लेकिन सारे जनहितकारी कार्य जो है ना वो अपने धर्म के लोगों के लिए ही था।
बाकी जो दूसरे धर्म के लोग थे उनके लिए ये काफी जो है कट्टर था। तो ये दो प्रकार का था, मतलब दोनों तरह से था, अपने लोगों के लिए काफी अच्छा था और दूसरे लोगों के लिए थोड़ा सा बुरा था। तो फिरोज शाह तुगलक धर्मांधता के मामले में आरशी मजूमदार ने औरंगजेब से तुलना की है, और इसके जनहितकारी कार्यों को देखते हुए हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने अकबर से तुलना की है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला दिया हुआ है, माफी चाहूंगा यहां पर फॉन्ट जो है मतलब यहां पर बोल्ड नहीं है, यहां पर बोल्ड है, फिर यहां वैसे ही। अगला दिया हुआ है, दिल्ली के लाल किले में हुए आजाद हिंद फौज मुकदमे में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। तो देखो, दिल्ली के लाल किले में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और जो आजाद हिंद फौज है उसके काफी सारे सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उन पर मुकदमा चलाया जाता है। तो दिल्ली के लाल किले में ना आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों पर मुकदमा चलाया जाता है। कौन कौन थे ये? तो शहनवाज खां थे, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, ये 3 थे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया है और जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो। इनका जो नाम मिलता है गुरु बख्श ढिल्लन, ऐसा नाम भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था, तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। तो शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, इन तीनों पर जो है मुकदमा चलाया गया दिल्ली के लाल किले पर, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वकील लोग थे ना, जो नेता थे, जो पहले वकील थे, तो वो सब जो है इनका केस लड़ते हैं। हालांकि जो जैसे मुस्लिम लीग हो गया, मुस्लिम लीग ने ना शाहनवाज खां को ऑफर किया था कि हम आपका केस लड़ेंगे, और शायद अकाली दल या फिर कोई, हाँ अकाली दल है शायद, उसने जो है गुरदयाल सिंह ढिल्लो को ऑफर किया था कि हम आपका केस लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी उसको अपना केस लड़ने के लिए चुना था इन तीनों ने। तो ध्यान रखेंगे, इन तीनों पर जो है मुकदमा चला था। बाकी जो कैप्टन मोहन सिंह है, ये जो है ना आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह, तो इन पर केस यहां पर नहीं चला था। तो यहां पर बोल रहा है कौन संबद्ध नहीं था, तो कैप्टन मोहन सिंह, ये आपका आंसर होगा अ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है, गुलाम वंश के सभी शासक गुलाम थे। तो देखो, गुलाम वंश जो अपना सल्तनत युग है उसका जो पहला जो राजवंश था उसको बोला जाता है गुलाम वंश, क्योंकि उस वंश के जो बड़े बड़े शासक थे वो गुलाम थे, लेकिन सभी शासक गुलाम नहीं थे। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्थापक था वो गुलाम था, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी हुए इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बाकी जो दूसरे हैं वो सब जो हैं गुलाम। अच्छा, इल्तुतमिश गुलाम था, माफी चाहूंगा, इल्तुतमिश गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो गुलाम नहीं थे। उसके बाद जो बलबन है, बलबन गुलाम था, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो गुलाम नहीं थे। तो यहां जो है ना गुलाम वंश में 3 शासक गुलाम थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन, और यही तीनों जो है गुलाम वंश के शक्तिशाली शासक थे, या फिर लोकप्रिय बोल सकते हैं हम लोग, खास जो गुलाम भी थे, और बाकी जो है गुलाम नहीं थे। तो पहला कथन जो है गलत होगा। अगला दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, बिल्कुल सही है भैया। अगला दिया है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास मामलुक कहलाते थे। जी हाँ, ये भी सही है। देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, उसके बाद बलबन, मतलब ये लोग थे, तो ये जो है ना, ये सब जो है ना स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास थे, मतलब कि इनके जो माता पिता थे वो गुलाम नहीं थे। और ऐसे गुलाम जिनके माता पिता स्वतंत्र हों तो उन गुलामों को मामलुक कहा जाता था। तो ये जो तीनों शासक हैं, मतलब अभी तो थे हो गए हैं बोल रहा हूं मैं, प्रेजेंट में तो है नहीं ना, तो ये जो तीनों थे ये गुलाम थे, लेकिन इनके जो माता पिता थे वो स्वतंत्र थे, तो इसीलिए इनको जो है मामलुक कहा गया और इस वंश को मामलुक वंश कहा गया। तो यहां पर जो है ना दूसरा तीसरा आपका सही होगा, पहला गलत होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। पहला कथन दिया है, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र शहाबुद्दीन उमर के संरक्षक के रूप में 35 दिन तक शासन किया। बिल्कुल सही कथन है। देखो, 1216 में जो है ना अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, तो जो मलिक काफूर था जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ज्यादा खास था, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है मतलब अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा हूं, मलिक काफूर क्या करता है, वो जो है अलाउद्दीन खिलजी के एक बेटे जिसका नाम था
शहाबुद्दीन उमर, इसको जो है शासक बना देता है और खुद उसका संरक्षक बन जाता है। 35 दिन तक इसने रूल किया, बाद में उसको जो है मार दिया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला दिया है मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मुबारक खिलजी जो कि शहाबुद्दीन उमर, ये जो 35 दिन शासन किया ना मलिक काफूर, इसको जब हटा दिया जाता है शहाबुद्दीन उमर को, मलिक काफूर को, तो उसके बाद जो है मुबारक खिलजी ये जो है सुल्तान बनता है। 1216 से लेकर के 1220 तक ये जो है दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा जो कि मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा धर्माधिकारी होता था, तो वो खुद को खलीफा घोषित कर देता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। ये उपाधि धारण की है इधर, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये आखिरी शासक है खिलजी वंश का, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और ये जो है ना पहले हिंदू था, बाद में ये मुसलमान बना था। तो यहां पर आपका तीनों कथन सही होगा। तो वो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3, मतलब उपरोक्त तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई पहला दिया हुआ है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद व संस्कृत में जाम्बवंती कल्याण लिखा। तो बिल्कुल सही है ये। कृष्णदेव राय खुद जो है ना साहित्यकार थे, रचना वचना लिखते थे, और अपने यहाँ काफी सारे जो साहित्यकार है, लेखक है, उनको जो है शरण भी दिया करते थे। उसके बाद देखिएगा, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को युद्ध में 4 बार पराजित किया। ये भी ठीक है। अरे पता नहीं ये किस तरह से सेटिंग बिगड़ गया, थोड़ा सा जो नीचे चला गया, माफी चाहूंगा। कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर एवं हजारा देवी मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी सही है। तो यहां तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो उत्तर होगा उपरोक्त तीनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस यूरोपीय ने सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया था? तो आपको बताना है कि किस यूरोपीय ने सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देखो वैसे तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का जो काम है वो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसने जो है लगभग 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन इसके पहले भी एक यूरोपीय ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, किस यूरोपीय ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगर आपको ऐसा देता कि किसने भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तो शायद विलियम बेंटिक आंसर आता। लेकिन यहां पर बोल रहा है किस यूरोपीय ने, तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था, भारत में जो छोटी मोटी पुर्तगाली बस्तियां थी उसका ये गवर्नर था। ये जो है 1509 से लेकर के ना 1515 तक भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर था। इसी के समय में गोवा को पुर्तगालियों ने जीता था। हाँ, इसी के समय में इसने, जो अल्बुकर्क था, अपने क्षेत्र में, मतलब जितने भी छोटे मोटे क्षेत्र में इन लोगों का रूल था, अधिकार हो गया था गोवा वगैरह में, तो वहां पर इन लोगों ने क्या किया, मतलब अल्बुकर्क ने क्या किया, सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन इसमें ना भारतीयों का कोई हित नहीं था, ये अपने हित के लिए। दरअसल क्या था कि जो अल्बुकर्क था, इसका मानना ये था कि अगर हमको भारत से ही सैनिक मिल जाए तो हमको जो है सस्ता पड़ेगा। तो इसने क्या किया, अपने सैनिकों को, अपने जो पुर्तगाली सैनिक थे उनको जो है भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनसे जो है ना जो बच्चे पैदा होंगे भारतीय पुर्तगाली होंगे ना, तो उनको जो है हम लोग सेना में भर्ती करेंगे। कुछ इस टाइप का इसका वो था, प्लान था। तो इसके लिए अब देखिएगा क्या था कि उस समय कोई भारतीय अपनी बेटी का विवाह किसी पुर्तगाली विदेशी से तो करवाएगा नहीं। तो इसने क्या किया कि जो विधवा स्त्रियां जो सती प्रथा का शिकार हो जाती थी और क्या कहते हैं, जला दी जाती थी, तो इसने जो है इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। और जो भी विधवा स्त्रियां हैं वो सती नहीं होती थी, तो उनसे अपने सैनिकों का विवाह करवा देता रहा होगा। तो इसमें इसी का फायदा था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो अल्बुकर्क ने ये करवाया था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सुमेलित करने को बोला जा रहा है। एक तरफ जो है गुप्तकालीन शासक और दूसरी तरफ उनके समय में जो वो जारी किए गए थे ना, क्या कहते हैं, अभिलेख, तो वो दिया हुआ है। तो समुद्रगुप्त
प्रयाग प्रशस्ति काफी फेमस है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी अभिलेख, देखो उदयगिरी में काफी सारे लेख मिले हैं अलग अलग गुप्त शासकों के, लेकिन उदयगिरी से जो चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख है वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम द्वितीय जो लेख है वो शायद इसी के हैं, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। उसके बाद देखिएगा कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का अभिलेख है मंदसौर से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्कंदगुप्त जूनागढ़, जूनागढ़ जो गिरनार है ना जहां से रुद्रदामन का अभिलेख भी मिला हुआ है, तो स्कंदगुप्त का भी वहां से लेख मिला है, मतलब जहां रुद्रदामन का है। तो उसी से पता चलता है कि रुद्रदामन ने जो सुदर्शन झील है उसको रिपेयर करवाया था, तो वो सब। तो यहां आपका कूट बन जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये जो है कूट बनेगा 3 1 2 4। आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। पहला दिया है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होना था। जी हां, बिल्कुल सही है, पूना में आयोजित होना था, लेकिन पूना में ना प्लेग फैला हुआ था, इस कारण से जो अधिवेशन है वो बंबई में आयोजित हुआ, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। उसके बाद अगला दिया है कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये भी 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, ये भी सही है। तो यहां तीनों कथन सही होंगे, तो आपका आंसर होगा उपरोक्त तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बाजीराव प्रथम द्वारा 1737 में दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भाई इसका जो है ना प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुगल केवल शक्ति प्रदर्शन, केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए ही यह आक्रमण किया गया था। 500 घुड़सवारों के साथ जो है काफी मतलब तेजी से अटैक किया गया था, केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले भारतीय कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में भी। तो जो दादा भाई नौरोजी है, इन्होंने सबसे पहले जो है ना प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी भारत में, दादा भाई नौरोजी। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।